हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म LHS फिजिक्स पॉइंट में। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारी मैकेनिक्स बुक थी उसमें यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 फिनिश ऑलरेडी हो चुका है और चैप्टर नंबर 2 हम आज कल स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, जिसका लेक्चर नंबर 2 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चैप्टर नंबर 2 जो कि हमने कल स्टार्ट कर दिया था, जिसका 2nd लेक्चर आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो हमने कल इस लेक्चर को लोरेंज रूपांतरण के 2 स्टेप में खत्म किया था। आज का जो ये लेक्चर है उसमें स्टेप 3 होगी, जो कि बड़ी है और समझने वाला कॉन्सेप्ट है। उसमें बहुत ही अच्छा मजा आने वाला है, लेक्चर ही बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं, क्योंकि तभी आप स्टेप 3 में मेरे साथ आ पाएंगे बिल्कुल। तो हमने देखा था, सबसे पहले हमने कल 2 अभिकृत पढ़ी थी अल्बर्ट आइंस्टीन की। प्रथम अभिकृत, द्वितीय अभिकृत। प्रथम अभिकृत के अनुसार सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में घटित भौतिकी की सभी घटनाएं समान होती है। इसे तुल्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लेकर भी आपको बताए थे। ठीक है, दूसरी अभिकृत क्या था? द्वितीय अभिकृत के अनुसार सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग अचर रहता है। मैंने कॉलोनी वाला भी उदाहरण आपको दिया था। उसके बाद हमने लोरेंज रूपांतरण समीकरणों की उत्पत्ति करने के लिए जो समीकरण चाहिए थे उनको उत्पन्न करना था हमें। मतलब लोरेंज रूपांतरण समीकरण हमें उत्पन्न करने थे, जिनको हमने 3 स्टेप्स में उस प्रश्न को पूरा करना है, जिसकी 2 स्टेप्स हमने कल पढ़ ली है और आज हम अंतिम स्टेप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 स्टेप्स में हमने क्या पढ़ा? पहला जो स्टेप था उसमें हमने देखा कि मैंने 2 जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और आपको मैंने साथ साथ अंतर भी बताया था गैलीलियन और लोरेंज रूपांतरण में। तो लोरेंज रूपांतरण किन कणों के लिए लागू होता है? जिन कणों का वेग प्रकाश के वेग से लगभग क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा जड़त्वीय निर्देश तंत्र होने चाहिए। तो पहली स्टेप में हम लिखेंगे, पहली स्टेप में हमने क्या देखा कि माना 2 जड़त्वीय निर्देश तंत्र लिए थे मैंने, S और S'। फिर t बराबर 0, यानी प्रारंभ में दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के क्या थे? बिल्कुल समपाती थे। ठीक है, t समय पर S' निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग v से प्लस x दिशा की ओर गतिशील था। जहां पर मैंने उसमें x' x अक्ष के समपाती था, ये अंतर आपको बताया था, बाकी सब कुछ सेम था। फिर मैंने कोई बिंदु लिया था जिसके निर्देशांक मूल बिंदु O के सापेक्ष x y z t थे और O' के सापेक्ष x' y' z' t था। फिर स्टेप नंबर 2 में मैंने एक प्रकाश स्रोत लिया था, मूल बिंदु O पर रखा था। फिर उसको प्रकाश दीप्ति यानी लाइट को बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 निकाल ली थी। तो आज हम स्टेप नंबर 3 में जा रहे हैं। तो आप जहां तक पढ़ा है वहां तक मैंने आपको रिकैप करा दिया है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप 3 में भी मैंने आपको कुछ समीकरण इक्वेशन दी थी याद करने के लिए, वो आपको याद हो गई होंगी कि माना लोरेंज रूपांतरण समीकरणों की, माना लोरेंज रूपांतरण समीकरणों की उत्पत्ति करने के लिए लोरेंज रूपांतरण समीकरण निम्न है। लोरेंज रूपांतरण समीकरण निम्न है। कौन कौन से बताए थे मैंने? पहला बताया था x' इज इक्वल टू, यहां हम इसको छोटे छोटे कुछ जगह बचाते हुए चलेंगे, बड़ा है। x' इज इक्वल टू अल्फा x प्लस का बीटा t, पहला इक्वेशन दे देंगे इसको, समीकरण नंबर 1। y' इज इक्वल टू y, या इसको समीकरण नंबर 1 न देंगे, पूरे को ही दे देंगे। और z' इज इक्वल टू z और t' इज इक्वल टू डेल x प्लस का गामा t, ये हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं a। ठीक है, यहां तक मैं आपको बता दिया था। और हमें ये भी बता दिया था कि हमें अल्फा बीटा डेल गामा, इनके मान ज्ञात करके जब मैं इस समीकरण ए में रखूंगा तो मेरे पास लोरेंज रूपांतरण समीकरण आ जाएंगे। तो अब हम समझने की बात है, थोड़ा सा याद रखने की बात है। मैं यहां पर एक स्टेप लिख रहा हूं।
स्टेप नंबर 1 में बताया था कि दो निर्देश तंत्र हैं एस और एस डैश। एस डैश निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग v से प्लस एक्स दिशा की ओर गतिशील है। लेकिन यहां पर मेरे को अल्फा बीटा डेल गामा का मान ज्ञात करने के लिए कुछ इस प्रकार से मानना होगा कि माना दो निर्देश तंत्र एस व एस डैश है, जहां एस निर्देश तंत्र एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग v से प्लस एक्स दिशा की ओर गतिशील है, प्लस एक्स दिशा की ओर गतिशील है। यह आपको याद रखना पड़ेगा स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 1 का जस्ट उल्टा है, उसमें एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिशील था, इसमें एस निर्देश तंत्र एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिशील है। बस इतना याद रखना है, पूरा स्टेप नंबर 3 आपके क्लियर हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े मेधावी स्टूडेंट्स हैं, तो आप इनको याद रख लेंगे। इस 3 लाइनों को याद रखना है बस। स्टेप नंबर 3 में याद रखने का तरीका, स्टेप नंबर 3 में जो पहला स्टेटमेंट होगा स्टेप नंबर 1 का उल्टा होगा, ठीक है। बाकी सब वो का वो प्रोसेस है। तो यहां पर मैं कुछ इस प्रकार से निर्देश तंत्र मान की रचना करता हूं। ये कौन सा निर्देश तंत्र है बोलिए? ये है मेरे पास एस डैश निर्देश तंत्र, जो कि इसमें क्या है, स्थिर है। ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये जेड डैश है। और गतिशील कौन सा है? एस निर्देश तंत्र, ये एक्स, ये ओ, बाकी सब वो का वो रहेगा। वाई वाई डैश के समांतर, जेड जेड डैश के, और एक्स एक्स डैश के समानुपाती, बाकी बिल्कुल वो ही रहेगा। अब इसका रीजन क्या है वो हम आपको धीरे धीरे जैसे जैसे समीकरण आपके पास निकलते हुए जाएंगे आपको पता चल जाएगा। अब स्टेप नंबर 3 में मैं स्थिति नंबर 1 ले रहा हूं। स्थिति नंबर 1 क्या है? यदि एक्स डैश इज इक्वल टू 0 हो, तो यदि x डैश इज इक्वल टू 0 मतलब एस डैश निर्देश तंत्र स्थिर है, मतलब ये निर्देश तंत्र रुका हुआ है, तो और s गतिशील है। तो s जब गतिशील होगा यानी x डैश 0 है, ठीक है। तो और x क्या है? गतिशील है। तो x की दिशा में परिवर्तन जो होगा वो वेग मतलब dx अपॉन dt, एक्स डैश इज इक्वल टू क्या है? 0 है। मतलब एस डैश निर्देश तंत्र रुका हुआ है, तो गतिशील कौन सा है? एस निर्देश तंत्र। तो जब एस निर्देश तंत्र गतिशील है तो उसकी एक्स दिशा में गतिशील है, तो एक्स दिशा में परिवर्तन पर जो वेग आएगा वो कौन सा आएगा बोलिए? धनात्मक आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्थिति नंबर 1 में हमने देखा पहला स्टेप तो क्या किया है, इसमें स्टेप नंबर 1 का उल्टा किया है, ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम सेम बना दिया। यदि x डैश इज इक्वल टू 0 मतलब s डैश निर्देश तंत्र स्थिर है, तो गतिशील कौन सा है? s निर्देश तंत्र। और s निर्देश तंत्र x दिशा में गतिशील है, तो x दिशा में जो परिवर्तन होगा वो उसके धनात्मक वेग के क्या होगा? बराबर होगा। आप वैसे भी देख सकते हैं, यदि आप इसको ढकें तो ये धनात्मक दिशा की ओर जा रहा है। देखिए ये धनात्मक दिशा की ओर जा रहा है। अब देखिए, अब आप समीकरण ए में देखेंगे, रटना नहीं है। एक्स डैश, इन चारों समीकरणों में से एक्स डैश वाला समीकरण कौन सा है? ये वाला है पहला। तो इसमें एक्स डैश की वैल्यू रख दो। जब मैं एक बार समीकरण लिख देता हूं, अल्फा एक्स प्लस का बीटा टी, एक्स डैश का मान रखूंगा 0 इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस का बीटा टी। यदि बीटा टी को ऐसे कैसे रखू? माइनस का अल्फा एक्स बीटा टी। अब देखिए, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, केवल ये एक स्थिति लगाई और x डैश का मान, चूंकि x डैश इसी समीकरण में है, इसमें रख दिया। अब ये जो मेरे पास आया है bt इज इक्वल टू माइनस का अल्फा एक्स, इसका t के सापेक्ष में अवकलन कर रहा हूं, तो बीटा जो है वो तो क्या है? कांस्टेंट है। t का
टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का अल्फा भी क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स का टी के सापेक्ष करूंगा तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, प्लस का v, तो बीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस का अल्फा v। तो यहां से मेरे पास बीटा की वैल्यू आ चुकी है। बिल्कुल इजी है, ये आप याद कर लेंगे। जैसे ही डायग्राम बनाया, पहली स्थिति लगानी है आपको x डैश इज इक्वल टू 0, मतलब आपका x डैश निर्देश तंत्र स्थिर है तो गतिशील कौन सा है, s है, और s गतिशील है तो x दिशा में परिवर्तन प्लस धनात्मक वेग के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि हम जानते हैं x डैश इसी समीकरण में है तो इसी समीकरण में मान रखकर बीटा की वैल्यू प्राप्त कर ली है। इसी प्रकार स्थिति नंबर 2, जस्ट इसके पास लिख रहा हूं मैं, स्थिति सेकंड है, ठीक है। स्थिति सेकंड में हम इस बार आप खुद बताएंगे कि x डैश मैंने 0 माना, तो इस बार मैं किसको 0 मानूंगा, x इज इक्वल टू 0 पर। अब x इज इक्वल टू 0 मतलब s निर्देश तंत्र रुका हुआ है, तो s डैश माइनस v वेग से गतिशील होगा। आप चित्रानुसार देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मैं इसको ढक लेता हूं, तो ये देखिए, जब आप यहां पर खड़े होकर देखेंगे कुछ इस प्रकार से, तो आपको ये निर्देश तंत्र, ये जब मैं यहां खड़ा होऊंगा तो आपको जो एच डैश निर्देश तंत्र है माइनस वी वेग से जाता हुआ प्रतीत होगा। जब मैंने एक्स डैश 0 किया था तो मेरे को एस निर्देश तंत्र इधर की ओर जा रहा था, यानी प्लस वी वेग से जा रहा था, और जब मैं x बराबर 0 रखता हूं यानी एस निर्देश तंत्र स्थिर है तो एस डैश माइनस दिशा की ओर गतिशील है, मतलब यहां पर डी एक्स डैश अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, माइनस का v। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद x इज इक्वल टू 0, x का मान 1 और 4 में, क्योंकि x यहां और यहीं है तो हम x बराबर 0 मान रखते हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे यहां पर हम रखेंगे सबसे पहले x डैश इज इक्वल टू अल्फा x प्लस का बीटा t, x की वैल्यू रखने पर x डैश इज इक्वल टू आ जाएगा बीटा t। अब इसी प्रकार x इज इक्वल टू 0 यहां पर भी रखता हूं मैं, t डैश इज इक्वल टू डेल x प्लस का गामा t, ये रखूंगा तो 0 हो जाएगा, और t डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, गामा t। यहां से यदि मैं t की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, t डैश अपॉन का गामा आ जाएगा। अब मैं जो t की वैल्यू है वो मैं यहां रख रहा हूं, कुछ भी नहीं किया है। x इज इक्वल टू 0, इसमें x है इसमें x है, दोनों में मान रखा, एक समीकरण से ये मान आया, दूसरे से ये आया, यहां से t की वैल्यू निकाल के मैं यहां रख रहा हूं, तो मेरे पास आ रहा है x डैश इज इक्वल टू बीटा, t की वैल्यू कितनी है, t डैश अपॉन का गामा। अब t के सापेक्ष में इसका अवकलन कर रहा हूं तो dx डैश अपॉन dt इज इक्वल टू बीटा, t डैश का 1 हो जाएगा और ये बीटा अपॉन का गामा। dx डैश अपॉन dt का मान कितना है, माइनस का v इज इक्वल टू बीटा अपॉन का गामा, माइनस का v इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का अल्फा v अपॉन का गामा। v से v कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हो जाएगा अल्फा अपॉन गामा इज इक्वल टू 1, और अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। मतलब आपके पास मान आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू गामा, मतलब बीटा का मान ऑलरेडी आ चुका है माइनस का अल्फा भी, और अल्फा का मान आया है गामा, अल्फा का मान गामा या गामा का मान भी आ चुका है अल्फा, ठीक है। अब यहां से मेरे पास बीटा और अल्फा के मान आ गए हैं, यहां तक आप नोट करें, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये कुछ अलग नहीं था, स्टेप नंबर 1 का उल्टा था, आपको यहां समझ में आ गया। 2 स्थितियां लगाई, बिल्कुल मैंने डायग्राम से बाकायदा आपको समझा दिया है, और जैसे जैसे x डैश 0 था इसी ही समीकरण में x डैश है, वहां मान निकाला बीटा का, x बराबर 0 रखा, इस समीकरण में x है तो ये इस प्रकार से मान निकाल लिए। यहां तक आप नोट करें। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, ये समीकरण ए हमारे पास रहेंगे, ठीक है। यहां पर से हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। पहले बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का अल्फा भी है, और अल्फा इज इक्वल टू कितना है, गामा है। अब हम इसको रफ कर देते हैं। बिल्कुल आपको स्टेप नंबर 3 समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं, और जितना हो सकता है मैं उतना इजी करने की कोशिश करूंगा। अब ये बीटा और अल्फा के जो मान आए हैं मेरे पास, वो मैं समीकरण ए में रखता हूं। समीकरण ए से, समीकरण ए में देखो x डैश इज इक्वल टू अल्फा x माइनस, अब बीटा की जगह माइनस अल्फा v रखूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और अल्फा v
टी हो जाएगा। एक्स डैश इज इक्वल टू, यहां से यदि मैं अल्फा को मान लूं तो एक्स माइनस का वीटी हो गया, ठीक है। एक्स डैश की वैल्यू आ गई। वाई डैश इज इक्वल टू वाई ही रहेगा और जेड डैश इज इक्वल टू जेड ही रहेगा। टी डैश इज इक्वल टू डेल एक्स प्लस, गामा की जगह मैं अल्फा लिख दूंगा, गामा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, अल्फा, अल्फा टी। तो ये मेरे पास आ गया समीकरण बी, ठीक है। कुछ भी नहीं किया है। याद कैसे रखेंगे स्टेप 3 को, दो स्थितियां लेंगे, x इज इक्वल टू 0, x डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। x डैश इज इक्वल टू 0 है तो dx अपॉन dt प्लस भी आएगा, और x इज इक्वल टू 0 है तो dx डैश अपॉन dt माइनस भी आएगा। बस इस समीकरणों से बीटा और गामा के मान निकालने हैं, वो समीकरण ए में रखने हैं, तो एक नया समीकरण होगा, वो समीकरण बी होगा। अब आप ध्यान देंगे तो x डैश, y डैश, z डैश, t डैश के हमारे पास मान आ गए हैं। चलिए समीकरण बी को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर आपकी कॉपी के पन्ने पलट के देखिए। समीकरण 2 क्या था, जब मैं प्रकाश स्रोत को एस डैश निर्देश तंत्र के मूल बिंदु ओ डैश पर रख रहा था तो प्रकाश दीप्ति को बिंदु पी तक पहुंचने में लगा समय। तो वो इक्वेशन था मेरे पास, समीकरण 2 का जो इक्वेशन था वो था एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0 था। आ गया होगा आपको याद। चलिए अब इस समीकरण बी का मान समीकरण 2 में रखेंगे। एक्स डैश का मान ये है, तो एक्स डैश का मान है अल्फा स्क्वायर लिख देता हूं मैं, और एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश का वाई है तो वाई स्क्वायर, जेड डैश का जेड है तो जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, टी डैश का मान है डेल एक्स प्लस अल्फा टी, तो डेल एक्स प्लस का अल्फा टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये सरल समीकरण लगाते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर ऐसे कैसे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 2xvt प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 डेल एक्स अल्फा टी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये डेरिवेशंस हैं, आप बड़ी क्लास के स्तर पर पहुंच चुके हैं, तो ये कब याद होंगे आपको, जब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल इजी आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसकी, अब हम इसको इक्वेशन सी दे देते हैं। समीकरण सी की समीकरण 1 से तुलना करने पर, समीकरण 1 से तुलना करने पर अब समीकरण 1 क्या था, जब मैं प्रकाश स्रोत को मूल बिंदु O पर रख रहा था तो प्रकाश दीप्ति को बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय, क्या जो इक्वेशन आया था वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैं इन दोनों समीकरणों की तुलना करता हूं। सबसे पहले मैं तुलना करता हूं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये समीकरण था, इसमें मैं तुलना करता हूं एक्स स्क्वायर के पदों की। देखिए अब एक्स स्क्वायर के पद यहां कौन सा है, एक तो अल्फा स्क्वायर है, आगे चलिए एक्स स्क्वायर के पद, क्योंकि अल्फा स्क्वायर इससे गुणा होगा तो इसका गुणांक है अल्फा स्क्वायर। ये रहा एक एक्स स्क्वायर जिसमें के गुणा में क्या है डेल स्क्वायर सी स्क्वायर, जो भी माइनस का सी स्क्वायर और डेल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं माइनस का सी स्क्वायर डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या हो गए माइनस का सी स्क्वायर डेल स्क्वायर, और कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, इज इक्वल टू इस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, ये एक्स स्क्वायर की तुलना हो गई। वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की तुलना हम नहीं करेंगे, दोनों के गुणांक बराबर है 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। अब हम किसकी तुलना करते हैं, टी स्क्वायर की। ये तो किसकी है, एक्स स्क्वायर के पदों की। अब हम करते हैं टी स्क्वायर की कीजिए, टी स्क्वायर की किया तो ये तो वी स्क्वायर तथा अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर, टी स्क्वायर ये रहा माइनस का सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर है माइनस का सी स्क्वायर, तो ये है टी स्क्वायर के पदों की। इसमें से मैं अल्फा स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं तो वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अब यदि मैं माइनस सी स्क्वायर ऐसे कैसे रहने तो इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट,
अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर। अब देखिए आप, यदि मैं नीचे से सी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसकी जगह 1 आ जाएगा और सी स्क्वायर वी स्क्वायर के क्या चला जाएगा नीचे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, गामा की भी यही वैल्यू है, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू क्या है बोलिए, गामा है। तो ये अभी तक आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं किया है। दोबारा मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हमने स्टेप नंबर जो 1 है उसका उल्टा करना है, ठीक है। डायग्राम बनाना है, 2 कंडीशन लगानी है, उससे बीटा और अल्फा के मान आ जाएंगे। ये जैसे ही मान में इसमें रखूंगा एक नया समीकरण तो प्राप्त होगा। इस नए समीकरण को मैं समीकरण 2 में रखूंगा, ये समीकरण 2 आपको याद होना चाहिए। समीकरण 2 में रखते ही इसको मैं खोल दूंगा और इसकी तुलना समीकरण 1 से करने के बाद मेरे पास अल्फा का मान आ जाएगा, और यही जो मान है वो किसका है बोलिए, गामा का भी है, ठीक है। तो यहां तक आप नोट करें, मैं इतना यहां रफ कर देता हूं इसको, ठीक है, ताकि आपको इससे जस्ट आगे का पता चल सके। अब यहां पर कौन कौन से पद बच गए, अन्य पद। अन्य पदों की तुलना करने पर, अन्य पदों की तुलना करने पर, अब अन्य पद कौन कौन से हैं देखिए। एक तो ये बच गया 2x vt अल्फा स्क्वायर, जो भी माइनस का 2x vt अल्फा स्क्वायर, और एक ये बच गया जो भी माइनस का, तो माइनस का 2 डेल x अल्फा टी सी स्क्वायर, और इसमें कोई अन्य पद है नहीं इसलिए इक्वल टू 0। इसको मैं उधर भेज रहा हूं, तो माइनस का 2x vt अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डेल x अल्फा टी सी स्क्वायर। अब 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x हो गया, ठीक है, एक अल्फा से एक अल्फा हो गया, एक टी से एक टी हो चुका है। मेरे पास क्या बचा, माइनस का v अल्फा अपॉन का डेल सी स्क्वायर, डेल बराबर क्या हो गया, माइनस का अल्फा v अपॉन का सी स्क्वायर। यहां से मेरे पास डेल की वैल्यू भी आ चुकी है। तो हमारे पास डेल भी आ चुका है, गामा भी आ चुका है, अल्फा भी आ चुका है, बीटा भी आ चुका है, ठीक है। तो ये सभी मान मेरे पास आ चुके हैं और आपको ये समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इजी है, तो आप यहां तक नोट करें, ठीक है। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। एक मिनट रुकेंगे। टी डैश का जो हमने माना था वो था डेल एक्स प्लस का गामा टी था, ठीक है। यहां से मेरे पास बीटा की वैल्यू माइनस का अल्फा भी थी और गामा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा ही थी, ठीक है। यहां से अब देखिए मेरे पास डेल की वैल्यू कितनी आ चुकी है, माइनस का अल्फा वी अपॉन का सी स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हम इसको पूरा क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आप, अब इन समीकरण को बीटा गामा अल्फा डेल का मान समीकरण ए में रखने पर, तो देखिए समीकरण ए से x डैश इज इक्वल टू अल्फा एक्स, बीटा की वैल्यू माइनस का अल्फा बीटी रख देंगे हम, तो x डैश इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस का बीटी। ये आ गया पहला समीकरण। लोरेंज रूपांतर का पहला समीकरण आ चुका है, y डैश इज इक्वल टू y दूसरा आ चुका है, z डैश इज इक्वल टू z, और चौथा जो है वो है t डैश इज इक्वल टू डेल का मान कितना है, माइनस का अल्फा v अपॉन का सी स्क्वायर, और x इसके साथ है डेल x प्लस गामा। गामा की जगह मैं अल्फा लिख दूंगा क्योंकि गामा इज इक्वल टू अल्फा है, और t ऐसे की ऐसे ही है। t डैश इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन क्या रहा है मेरे पास, बोलिए अल्फा। अल्फा को बना रहा है माइनस का वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर प्लस का टी है, और टी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, अल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन का सी स्क्वायर। इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूं। अब आप बोलेंगे कि अल्फा की वैल्यू भी रख दीजिए, अल्फा का मान थोड़ा बड़ा है इसलिए हम लिख देंगे अल्फा अपॉन का
अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन का अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, जहां अल्फा की वैल्यू ये है। तो ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, तो लोरेंज रूपांतरण समीकरण हमारे पास यदि लिखे यहां शॉर्ट नोट तो क्या आए हैं, एक्स डैश इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड और टी डैश इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस का वी एक्स अपॉन का सी स्क्वायर। ये है हमारे पास लोरेंज रूपांतरण समीकरण, जहां इनके नीचे लिख देंगे जहां अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप नोट करें। चलिए, तो ये थे हमारे पास लोरेंज रूपांतरण समीकरण की स्टेप नंबर 3। अब इसकी कुछ विभिन्न स्थितियां हैं, वो भी हम हल करते हैं और आज के लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। हमारा लोरेंज रूपांतरण जो कि बड़ा क्वेश्चन था वो हमारे पास समाप्त हो जाएगा। हमारे पास लोरेंज रूपांतरण समीकरण बिल्कुल स्टेप नंबर 3 इसकी इजी है, याद करने का मैंने तरीका बता दिया है। सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे स्टेप नंबर 1 का उल्टा, ये दो स्थितियां लगाएंगे, वहां से बीटा और गामा की हमारे पास वैल्यू आएगी। समीकरण ए में रखेंगे, समीकरण बी प्राप्त होगा, समीकरण बी को समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 1 से तुलना करेंगे और हमारे पास लोरेंज रूपांतरण समीकरण के मान आ जाएंगे। तो हम विभिन्न स्थितियां देख रहे हैं इसकी, जो कि एग्जाम में भी पूछी जाती है और कंपटीशन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो दो विभिन्न स्थितियां हैं। पहली, ये जो लोरेंज रूपांतरण समीकरण आए थे, क्या आए थे, एक्स डैश इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड और टी डैश इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस का वी एक्स अपॉन का सी स्क्वायर। ये जो लोरेंज रूपांतरण समीकरण है ये कब है, जब एस डैश निर्देश तंत्र है, जब एस डैश निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग v से प्लस एक्स दिशा की ओर गतिशील है, प्लस एक्स दिशा की ओर गतिशील है। ठीक है, समझ में आ गया। याद रखेंगे मैंने जो स्टेप नंबर 3 में आपको लैंग्वेज लिखाई थी वो केवल मान निकालने के लिए थी। एक्चुअल में जो लैंग्वेज होगी वो इसी लैंग्वेज पर हम काम करेंगे। वो लैंग्वेज क्यों थी, मान निकालने के लिए। ठीक है, तो उसको केवल स्टेप नंबर 3 तक ही आप याद रखेंगे, औरों में न लगाने का प्रयास ना करें, वो केवल मान निकालने के लिए थी। तो ये जो लोरेंज रूपांतरण समीकरण आए हैं ये कब है, जब एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष, मतलब डायग्राम से यदि मैं बताऊं तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम था आपका, ये वाला, जहां पर ये एक्स डैश था, ये वाई डैश था, जेड डैश था, ओ डैश था, ये एक्स था, ये वाई था, ये जेड था और ये ओ था। ये कब है, जब एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से प्लस एक्स दिशा की ओर गतिशील है। तो विभिन्न स्थितियां हैं। विभिन्न स्थितियों में पहली स्थिति है कि जब एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिशील हो तो लोरेंज रूपांतरण समीकरण होंगे। सापेक्ष गतिशील हो तो लोरेंज रूपांतरण समीकरण होंगे। क्या होंगे, देखिए, जब एस निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष हो तो v तो माइनस वी हो जाएगा और ये डैश कहां चला जाएगा, देखिए एस की बात कर रहा हूं, एस के डैश नहीं आएगा। तो लोरेंज रूपांतरण समीकरण होंगे एक्स इज इक्वल टू एल्फा, यहां पर डैश आ जाएगा, एस डैश के सापेक्ष ये स्थिति है, v क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का vt, y डैश की जगह यहां y डैश आ जाएगा और z की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर z डैश आ जाएगा और t इज इक्वल टू एल्फा t डैश, यहां पर भी t डैश आ जाएगा, t डैश v की जगह माइनस v तो प्लस का v x डैश अपॉन का c स्क्वायर। ये कब है, जब s निर्देश तंत्र s डैश के सापेक्ष गतिशील हो। तो ये है पहली स्थिति। ठीक है, नोट करें।
चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। ये भी आपको समझ में आई कुछ। अब दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है लोरेंज रूपांतर समीकरण क्या है अपने पास? एल्फा एक्स माइनस का वीटी वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड और टी डैश इज इक्वल टू एल्फा टी माइनस का वी एक्स अपॉन का सी स्क्वायर। ये है दूसरी स्थिति है कि जब लोरेंज रूपांतरण में जो कण का वेग है वो बहुत छोटा है प्रकाश के वेग से, तो v अपॉन सी छोटा होगा एक के, ठीक है। v अपॉन सी छोटा होगा एक के, यानी लगभग 0 के बराबर होगा यहाँ पर। तो एल्फा की जो वैल्यू है कितनी थी? 1 अपॉन अंडर का रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वो लगभग किसके बराबर हो जाएगी? एक के। कैसे हुई देखो, यदि जो कण था लोरेंज रूपांतरण समीकरण में उसका वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम है, तो v अपॉन सी छोटा है मतलब लगभग 0 के बराबर। तो v अपॉन सी की जगह मैं 0 रखूंगा तो 0 का स्क्वायर 0 यानी 1/1 हो जाएगा एल्फा का मान। तब यहां पर मान रखते हैं हम x डैश इज इक्वल टू एल्फा का मान 1 रखेंगे तो मेरे पास x माइनस वीटी आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z और t डैश इज इक्वल टू एल्फा का मान 1। यहां पर v अपॉन सी लगभग 0 के बराबर है तो ये 0 हो जाएगा और एल्फा का मान 1 है तो 1 गुणा t माइनस 0 क्या हो जाएगा? t। तो ये समीकरण इस रूप में चेंज हो जाएंगे जो कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाएंगे। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। ये है आपका दूसरा अनुप्रयोग। आपको यही समझ जाना चाहिए कि जब कण का वेग प्रकाश के वेग से बहुत छोटा होगा तो वहां गैलीलियन रूपांतरण लगता है, ना कि लोरेंज रूपांतरण। लोरेंज रूपांतरण कब लगेगा? जब कण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होगा। लेकिन जैसे ही वेग प्रकाश के वेग से कम आता है तो आप समझ जाना कि वहां गैलीलियन रूपांतरण होगा। तो आप जैसे ही हमने मान रखा तो देख लीजिए x डैश इज इक्वल टू x माइनस वीटी मतलब r डैश वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर माइनस का वीटी, यहाँ y डैश बराबर y, z डैश बराबर t डैश बराबर t। बिल्कुल ये जो समीकरण था लोरेंज रूपांतरण समीकरण वो किस में परिवर्तन हो गया? गैलीलियन रूपांतरण में परिवर्तन हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो ये था अपना लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने कंप्लीट किया है लोरेंज रूपांतरण समीकरण, जिसको 2 पार्ट में हमने कंप्लीट किया है। आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है और आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। लगातार मेहनत करते रहें। ये डेरिवेशन आपको तभी आ पाएंगे जब आप इनको बार बार निकालेंगे, ट्राई करेंगे बार बार निकालने की। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं वहां तक शेयर करें और लगातार पढ़ाई करते रहें। तो मिलते हैं कल एक अगले टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।